सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान और अध्याय ये इकाई अलग तीसरे का चौथा पाठ हम पढ़ रहे हैं वैसे, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में जातिवाद और सांप्रदायिकता का क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले 2-3 वीडियो में हमने जातिवाद पढ़ लिया, हम पढ़े हैं सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखो क्या है। जब एक धार्मिक सांस्कृतिक और भाषाई समूह या समुदाय समझबूझ कर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगें रखता है, अपनी मांगों को राष्ट्रीय व सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं और क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें किसी धर्म या भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए, उन्हीं हितों को राष्ट्रीय हितों से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए, उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहित किया जाए। विंसेंट स्मिथ के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक और भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। ऐसे समूह राष्ट्रीय व सामाजिक हितों के ऊपर अपने समूह के हितों को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिससे समाज में क्या हो जाती है, फूट पैदा हो जाती है। जैसे जातिगत में पढ़ा ना, अपने जाति विशेष को प्राथमिकता देना, इसी प्रकार अपने समाज के या अपने धर्म के लोगों को ज़्यादा महत्व देना, तो उसमें फिर क्या अपने अपने धर्मों में सांप्रदायिकता फैलती है, यानी वेर विरोध होता है। सांप्रदायिकता का उद्देश्य, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति बनाई। जाहिर सी बात है, फूट डालो और राज करो नीति बनाई, और उनका टारगेट था कि भारतीय आपस में क्या करेंगे, अपने धर्म के लिए लड़ेंगे और हम किसका प्रसार करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ताकि अब देखो नीति बनाई ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे और वे अपना शासन आराम से चलाते रहे। और देखो ये परिणाम ये हुआ, भारत और पाकिस्तान दो अलग हो गए ना, और लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। देखो आतंकवादी वगैरह भेज रहा है पाकिस्तान, और ये आज भी भेज रहा है। और देखो 1947 की बात, अंग्रेजों ने इतनी फूट डाल दी, इतनी सांप्रदायिकता फैला दी, इतनी ज़्यादा घृणा। अब भारत पाकिस्तान के लोगों में कितनी घृणा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये क्या है, सांप्रदायिकता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण और विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की कूटनीति की चाल का रहा, उतना ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्षों का रहा। आपने शायद भारत आज़ाद हुआ था, उसमें एक गदर फिल्म देखी होगी। गदर, पता नहीं कितने लोगों को काटा बांटा गया था, कुछ पाकिस्तान की तरफ चले गए ट्रेनों में चढ़ के, कुछ भारत में। तो वो सांप्रदायिकता थी कितनी बड़ी, और ये परिणाम अंग्रेजों का ही निकाला हुआ था। विभिन्न वर्गों की सत्ता की महत्वाकांक्षा के कारण भारतीय राजनीति में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ब्रिटिश सरकार मदारी की भूमिका अदा करने लगी। मेहता और पटवर्धन अंग्रेजी शासकों ने अपने आप को हिंदू मुसलमानों के मध्य में खड़ा करके ऐसे सांप्रदायिक त्रिभुज की रचना का निश्चय किया जिसके आधार बिंदु वे समय रहे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती रही, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में ये वेर विरोध करते रहे। कभी उन्होंने हिंदुओं को राजी करने के लिए मुसलमानों की उपेक्षा की, तो कभी हिंदुओं के विकास और आधुनिकीकरण के कारण मुसलमानों को विशेष रियासतें देकर राजी करने का प्रयास किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। नाम सुना होगा, बंगाल का विभाजन हुआ कभी, और आज तो वो विभाजन देख लो, आज बांग्लादेश बन गया और हमारा पश्चिम बंगाल, उसको हम पूर्वी बंगाल कहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर किया। तो ये सारा विभाजन वहीं किया। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कर ब्रिटिश सरकार ने समस्या को और अधिक बढ़ाया। 1940 में जिन्ना ने, ये मोहम्मद अली जिन्ना है,
ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्र का मतलब दो राष्ट्र होने चाहिए, मुसलमान अलग होने चाहिए और हिंदू अलग होने चाहिए। अंत में 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक समस्या के कारण स्वतंत्रता से पूर्व को अंग्रेजों ने इस समस्या को बनाए रखा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी सांप्रदायिक समस्या भारतीय राजनीति की एक समस्या बनी हुई थी। इसके क्या कारण थे? देखो, निम्न कारण थे। विभाजन की कटु स्मृतियाँ। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई ने सांप्रदायिक वैमनस्य को चरम पर पहुंचा दिया। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत। देश के विभिन्न भागों में हिंसा भड़क उठी, लाखों लोग विस्थापित हुए, यानी इधर से उधर गए। विभाजन में जो क्षेत्र पाकिस्तान में आए वहां से लाखों लोगों को अपना घर बार संपत्ति सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। कई लोगों की हत्याएं हुई, महिला और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, परिवार बिछुड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि जिधर भारत में बच्चा था वो इधर रह गया, किसी की माँ पाकिस्तान में चली गई, किसी का बाप पाकिस्तान में चला गया, किसी की बहन, यानी बिछुड़ गए सारे। इसकी प्रतिक्रिया भारतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं देखने को मिली। अपनों का अपनों के सामने इस प्रकार कत्लेआम देखना लोगों की स्मृति में बना रहा, एक दूसरे को काट देते थे। देखो, सिर्फ पहले हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे और जब सुना कि पाकिस्तान अलग हो रहा है, मुसलमान इधर आ जाओ, तो एक दूसरे की पड़ोसी एक दूसरे को काटने लगे। बड़ा रूप ले लेती है। घटना से प्रभावित लोगों के परिवार आज भी उस भयावह घटनाओं को भूल नहीं पाए। 2 नंबर, राजनीतिक दलों द्वारा। फिल्म देख लेना, मैंने आपको बताया ना, गदर फिल्म, उसमें भी यार बाघ में लिखा, बाघ में भी थोड़ी सी स्टोरी आती है। राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना पनपाना। स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन के पूर्व व पश्चात भारत में कई राजनीतिक दलों व संगठनों का गठन धार्मिक आधार पर हुआ। इनमें जमायत ए इस्लाम, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और विद्यार्थी संगठन प्रमुख है। दुर्भाग्यवश इन संगठनों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिक आधार पर राजनीति करना प्रारंभ कर दिया, जिससे एक वर्ग विशेष में अलगाववाद की प्रवृत्ति विकसित हुई। इसके अतिरिक्त इन संगठनों ने अन्य अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त होकर देश की एकता और अखंडता को गंभीर चुनौती दी। वर्तमान समय में सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़े रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। ब्रिटिश शासन काल से ही मुसलमान शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े थे। नौकरी, व्यापार, उद्योग धंधों में उनकी स्थिति सुधर नहीं पाई। मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। जितने मतलब हिंदुओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा, उतना मुसलमानों का आज भी नहीं बढ़ा। इससे उनमें असंतोष बढ़ा, जिसका फायदा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से युक्त लोगों ने उठाया। उन्होंने मुसलमान समाज में विकास करने के बजाय असंतोष को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। अब तक जो नेता और पार्टियां मुस्लिम राजनीति के केंद्र में रही, उन्होंने मुसलमानों को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनके प्रतिगामी मुद्दे को दायरे से बाहर निकालने ही नहीं दिया। बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करके उन्हें शिक्षा और आधुनिकता के साथ जोड़ना आज की महती आवश्यकता है। पाकिस्तानी प्रचार प्रसार और षड्यंत्र। पाकिस्तान मीडिया भी हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ा चढ़ाकर मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यंत्र की तरह प्रचार करती थी। अशिक्षित ही नहीं, शिक्षित मुसलमान भी अपने बहकाव में आकर पाकिस्तान को अपना हितैषी मान बैठता है। 1981 से 93 के बीच पाकिस्तान ने हिंदुओं और सिखों के बीच सांप्रदायिकता वैमनस्य को पैदा करने और बनाए रखने का हरसंभव प्रयास किया। मार्च 1993 की बम्बई बम विस्फोट की घटना पाकिस्तान षड्यंत्र का परिणाम थी, जिसका उद्देश्य हिंदुओं मुसलमानों में खूनी संघर्ष पैदा करना था। पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय सेनाओं को मुसलमानों पर अत्याचार के लिए प्रचारित करता। 5 नंबर, सरकार की उदासीनता। वो 4 नंबर था। सरकार व प्रशासन की उदासीनता व लापरवाही के कारण भी कई बार सांप्रदायिक दंगे विशाल रूप से भड़क जाते हैं। छोटी सी घटना बड़ा रूप ले लेती है। दलीय राजनीति, गुटिया राजनीति और चुनावी राजनीति। दल की गुट बनाकर रहते हैं ना, वो भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। सांप्रदायिक की समस्या के लिए राजनीतिक दलों की संकुचित दलीय हितों की राजनीति भी जिम्मेदार है। कई राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 1950 से लेकर अब तक जितने भी दंगे हुए हैं, उनमें से
अनैतिक का परोक्ष कारण दलीय और गुटीय राजनीति रही है। वरिष्ठ पत्रकार निखिल चतुर्वेदी कहते हैं कि सभी दंगों का मूल कारण राजनीतिक होता है और ये दंगे अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा करवाए जाते हैं। फिल्मों में देखते हो ना, राजनीति एक दूसरी पार्टी एक दूसरे दंगे करवा देते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, सरकारों द्वारा वर्ग विशेष के वोटों के लिए उनकी उचित अनुचित मांगों को मान लेना, उन्हें विशेष रियायतें और विशेषाधिकार देने के कारण अन्य संप्रदायों में ईर्ष्या की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसी गतिविधियां विभिन्न संप्रदायों में आपसी तनाव पैदा करती है, जिनको तुष्टीकरण के कारण विशेष रियायतें दी जाती है। वे वर्ग फिर उनको अपना अधिकार मान लेते हैं, जिससे दूसरे वर्गों में असंतोष पैदा होता है। वोट बैंक की राजनीति, कुछ राजनीतिक दल किसी वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसके साथ ही सही गलत कदमों का समर्थन करते हैं, तो प्रतिक्रिया स्वरूप उसके राजनीतिक दल दूसरे वर्गों को समर्थन देते हैं। इस प्रकार तनाव को बढ़ावा मिलता है। वोट बैंक की राजनीति के कारण जब वर्ग विशेष को अन्य की उपेक्षा कुछ विशेष दिया जाता है तो समाज में तनाव पैदा होना स्वाभाविक है। विदेशी धन, तेल की आय से संपन्न खाड़ी देशों से मुस्लिम संगठनों को और यूरोपीय देशों से ईसाई संगठनों को भारी मात्रा में धन प्राप्त होता है तथा यह धन उनके शैक्षणिक आर्थिक विकास में खर्च न होकर सांप्रदायिकता फैलाने, धर्म परिवर्तन पर खर्च किया जाता है। तमिलनाडु के हरिजन वर्ग को इस प्रकार धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना ऐसा ही एक कदम है। ये परिस्थितियां सांप्रदायिक तनाव क्या करती है, पैदा करती है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम देखो। सांप्रदायिक के कारण न सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा पैदा हुआ है, बल्कि विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हुई है। सांप्रदायिकता के कारण देश के टुकड़े हुए जो आज भी अखंडता के लिए खतरा बनी हुई है। सांप्रदायिकता समस्या के कारण देशों को कई दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। आपसी द्वेष, सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड़ गई। आपसी द्वेष और अविश्वास पैदा हुआ। समाज में आपसी समरसता का वातावरण नहीं रहा, जिसके कारण छोटी सी घटना भयंकर सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। समाज में शांति व्यवस्था और भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है और विविधता में एकता का भाव खत्म हो जाता है। आपसी द्वेष ये होता है। दूसरा, आर्थिक हानि, सांप्रदायिक दंगे भड़काने पर भयंकर विनाश होता है। गाड़ियां व बाजार जला दिए जाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। दंगों के कारण, कर्फ्यू वगैरह के कारण कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं। देखा ना आपने, बहुत जगह कोई दंगा वगैरह होता है तो बाजार नेट वगैरह बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण आर्थिक नुकसान के साथ दैनिक मजदूरी पर गुजारा करने वाले लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ जाती है। जम्मू कश्मीर की आर्थिक हालत का एक प्रमुख कारण वहाँ की सांप्रदायिक समस्या भी है। आर्थिक विकास शांति और व्यवस्था में भी हो सकता है, अशांति व अव्यवस्था में नहीं। प्राण हानि, सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और हजारों घर उजाड़ दिए जाते हैं। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, बम्बई आदि के दंगे इसका उदाहरण है, जिनमें मरने वालों के अलावा हजारों लोग अपंग व अपाहिज हो गए। राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक समस्या के कारण ऐसी राजनीतिक समस्याएं पैदा हो जाती है जिससे सरकारों की स्थिरता प्रभावित होती है। अस्थायी सरकार स्थायी विकास के कार्य में नहीं लग पाती, वह सदा अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु प्रयत्नशील होती है, जिससे विकास कार्यों में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती। फलस्वरूप देश के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। राष्ट्रीय एकता में बाधा, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को नष्ट करती है, समाज में फूट पैदा कर सामाजिक समरसता को खत्म करती है। देश के नागरिकों में जितनी एकता की भावना होगी राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली होगा। फूट राष्ट्र और समाज को कमजोर बनाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, भारत एक बहु सांप्रदायिक देश है जिसमें अनेक संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। देश में शांति और व्यवस्था के साथ विकास के लिए सबको मिलजुल कर रहना आवश्यक है, लेकिन उग्र सांप्रदायिक भावनाएं एकता को पनपने नहीं देती। औद्योगिक व व्यावसायिक विकास में बाधा, देश का औद्योगिक व व्यापारिक विकास शांति और सुव्यवस्था में भी हो सकता है। अशांति और हिंसा के वातावरण में कोई पूंजीपति अपना धन नहीं लगाएगा। इस प्रकार सांप्रदायिक अशांति देश का औद्योगिक और व्यापारिक विकास अवरुद्ध कर देगी। विकास शांति और सुव्यवस्था में ही हो सकता है।
पंजाब में पैदा इसी प्रकार की अशांति ने पंजाब को आर्थिक विकास के पथ पर कई वर्ष पीछे कर दिया। बहुत सारे पंजाब में आर्थिक विकास की समस्या हुई थी। तो ये सारे सांप्रदायिकता के दोस्त। और भी कुछ बातें हैं सांप्रदायिकता की, तो एक वीडियो हमारा इस अध्याय से और बनेगा, उसमें सांप्रदायिक की कुछ और बातें हम पढ़ेंगे।